लेकिन अब बाकी था कमलेश का ठीक होना, और वो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। माँ, अगर मेरा हाथ पैर ना टूटे होते तो शायद आप दोनों का यह हुनर छुपा का छुपा रह जाता और मैं जिंदगी भर खेत में काम करके आप लोगों को रूखी सूखी रोटी खिलाता रहता। लेकिन आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। आपने झोपड़ी को महल बना दिया है। घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं रही, वो भी इतने कम समय में। आप लोगों ने सब कुछ बदल के रख दिया। कमलेश अपनी माँ सुषमा और पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। कमलेश गांव में ही जमींदार के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था। एक रोज सुबह सुबह सुषमा खाना खाते हुए अपनी बहू के हाथों के बने खाने की तारीफ कर रही होती है। अरे बहू, तेरे हाथों का खाना खाकर तो ऐसा लगता है कि किसी होटल का खाना खा रही हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही माँ ने खाना बनाना सिखा दिया था और मुझे खाना बनाने का भी उस वक्त बहुत शौक था, तो मैं धीरे धीरे खाना बनाते बनाते अच्छा खाना बनाना सीख गई। हाँ, अच्छा है। कभी जरूरत पड़ी तो तुझे एक ढाबा खोल देंगे, तो तू अच्छा अच्छा खाना बनाकर लोगों को खिलाती रहना और उससे पैसे भी कमाती रहना। अरे नहीं नहीं माँ, अपने मुंह से ऐसी बात भी मत निकालो। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी या माँ घर से बाहर जाकर काम करे, और मैं जानता हूँ ना ही प्रभु मुझे इतने बुरे दिन दिखाएंगे। हाँ बेटा, ये भी तो ठीक कह रहा है। अच्छा, तू भी खाना खा ले और काम के लिए निकल जा, वरना तू तो जानता है जमींदार को बिना बात कलेश करने की आदत है। कमलेश भी खाना पीना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने निकल पड़ता है। वहीं कमलेश के साथ गांव के और लोग भी जमींदार के खेतों में काम कर रहे होते हैं, जिसमें कमलेश का पड़ोसी रामू भी शामिल था। अब रामू कुछ देर काम करके थक जाता है और पास ही के पेड़ के नीचे छांव में बैठा होता है। तभी वहां जमींदार के आदमी आते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोगों को आलस करने की आदत हो गई है क्या? और तू कैसे यहाँ पेड़ के छाव में ठंडी ठंडी हवा में बैठा है? चल कर काम कर। हाँ, वो मैं अभी अभी बैठा था। वो क्या है ना, धूप इतनी तेज है कि मुझे चक्कर आने लगा था। ये सब बहाने घर पर दिखाना। यहाँ काम करने आते हो तो काम पूरा होना चाहिए, वरना जमींदार साहब से कहकर एक एक को काम से निकलवा दूंगा। इतना कहकर जमींदार का आदमी वहाँ से चला जाता है। अब रामू जमींदार के आदमी के जाने के बाद कमलेश पर भड़क जाता है। कमलेश, तुझे बताया नहीं गया कि जमींदार के आदमी आ रहे हैं? अरे ये लोग बड़े हरामी हैं। आज जाकर ये जमींदार से मेरी शिकायत करेंगे और जमींदार शाम में मेरी पगार से पैसे काट लेगा। अरे मैं तो काम में लगा हुआ था, मैंने भी नहीं देखा ये जमींदार के आदमी कब यहाँ आकर टपक पड़े। ये कमलेश जानबूझकर मुझे बताना नहीं चाहता है। ये मुझसे बहुत जलता है, इसलिए इसे मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा जो कि ये हमेशा याद रखेगा। अब देर शाम काम करने के बाद धीरे धीरे लोग खेतों से घर जाने लगते हैं। कमलेश भी अब घर जाने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर रामू पर पड़ती है, जो जल्दी जल्दी जमींदार के खेतों से सब्जियां तोड़कर थैले में भर रहा होता है। तुझे घर नहीं जाना क्या? और तू ये क्या कर रहा है? अगर तुझे किसी ने सब्जियां तोड़ते हुए देख लिया तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुझे तो पता ही है, आज जमींदार जी मेरी पगार में से पैसे काटेंगे। अगर मैं सब्जी भी लेकर नहीं गया तो मेरे पूरे दिन यहाँ काम करने का क्या फायदा। इतना कहकर रामू जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ने लगता है। तभी वहाँ जमींदार के आदमी को आता देखकर कमलेश रामू से कहता है, रामू, सामने जमींदार जी के आदमी आ रहे हैं, जल्दी से थैला छुपा दे। क्या छुपाने की बात हो रही है? और तू जमींदार साहब के खेतों से सब्जियां तोड़ रहा है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे नहीं, ये सब्जियां तो मैं कमलेश के कहने पर तोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ। इतना सुनते ही जमींदार के आदमी कमलेश को मारने लगते हैं। कमलेश बार बार अपनी बेगुनाही की बात जमींदार के आदमियों से करता है, लेकिन जमींदार के आदमी कमलेश की एक नहीं सुनते। और तो और कमलेश का हाथ और पैर जमींदार के आदमी मार मार कर तोड़ देते हैं। अरे तुझे कहा था ना रामू से दूर रहे, ये तो है ही ऐसा जो दूसरों को फंसा दे और खुद वहाँ से निकल आए। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो अब घर चलाने की चिंता हो रही है। इनका पैर महीनों से पहले ठीक नहीं होने वाला। बहू तू ठीक कह रही है, अगर हम रोने धोने में रह जाएंगे तो हमारा घर परिवार कौन चलाएगा? हम दोनों को कुछ तो करना चाहिए। माँ जी, मुझसे तो खेतों का काम बिल्कुल नहीं होगा और मुझसे तो कोई काम नहीं होगा और कोई मुझे काम देगा भी नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं आप दोनों को काम करता हुआ कैसे देख सकता हूँ? अरे चुप करके बैठ जा,
जब तक ठीक नहीं हो जाता हम दोनों सास बहू कुछ न कुछ जुगाड़ करके घर चला ही लेंगे। सुषमा और लक्ष्मी अब अपना दिमाग चलाने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल जब हम इनकी पट्टी करवाने गए थे तो वहाँ आपने देखा था ना, लोग कैसे पराठे खा रहे थे, तो क्यों ना हम पराठे की दुकान लगा लें। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, पराठे के साथ हरी तीखी चटनी। सुषमा अब अपने हाथों के कंगनों को बेचकर पराठों की दुकान के लिए सामान जमा करती है और हरी धनिये की चटनी के साथ पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। 30 रुपए प्लेट पराठे? अरे बहन जी, जरा एक प्लेट आलू का पराठा लगाना तो। अभी लगाती हूँ। अब लक्ष्मी ग्राहक को आलू के पराठे के साथ हरी धनिये की चटनी परोस देती है। तभी ग्राहक पास रखी टेबल पर बैठकर अपने थैले से खाने का टिफिन निकालता है और तभी सुषमा और लक्ष्मी की नाक तक अचार की खुशबू पहुंचती है। अरे बहू, ये अचार की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये पता नहीं। अच्छा, वो जो सामने ग्राहक बैठा है वो अचार खा रहा है शायद। लगता है आप दोनों मेरे अचार के बारे में बात कर रही हैं। ये अचार मेरी माँ के हाथों का है। दरअसल आज मैं अचार और रोटी लेकर आया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक गाय मिल गई, तो मैंने भी अपनी रोटी उस गाय को खिला दी। वो बहुत भूखी लग रही थी। अच्छा, तभी अचार रह गया और रोटी खत्म हो गई। तभी मैं यहाँ पराठे लेने आया हूँ, ताकि मैं पराठे के साथ अपनी माँ के हाथों का बना अचार खा सकूं। उस ग्राहक की बात सुनकर सुषमा अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे एक बहुत अच्छा उपाय सूझा है। हम इस पराठे के साथ अचार भी बेचते हैं और कोशिश करके देखने में क्या है। तुझे तो पता है ना, तेरी सास को अचार बनाना कितना अच्छा आता है। इसका मतलब हम पराठे के साथ अचार तो देंगे ही, लेकिन अलग से अचार का डब्बा भी बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, और अगर पूरे दिन में 2-4 डब्बे भी बिक गए तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। वैसे भी अचार खराब नहीं होता। पहले दूसरे दिन तो सुषमा और लक्ष्मी के पराठे की दुकान मंदी चलती है, लेकिन धीरे धीरे जब सुषमा की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगते हैं तो हर कोई लक्ष्मी के हाथों के बने पराठे की तारीफ करता है और सुषमा के हाथों के बने अचार को खाने वाला तो बस अचार का दीवाना ही हो जाता है। पराठे और अचार के अलावा वो उस ठेले पर अब अचार के कई सारे डब्बे भी रख देते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के अचार थे। एक रोज वहाँ एक शहरी आदमी आता है। अरे बहन जी, दौलतपुर गांव यही है क्या? बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, थक गया हूँ, जरा एक प्लेट पराठा लगा दो। सुषमा भी उस शहरी आदमी की बात सुनकर उसे पराठे और अचार लगा कर देती है। अब अचार और पराठे खाते हुए वो शहरी आदमी मन ही मन सोचने लगता है, जितना ज्यादा स्वाद इस पराठे में है, उतना ही स्वाद इस अचार में है। इस अचार के बिना ये पराठा अधूरा है और इस पराठे के बिना अचार अधूरा है। वैसे अचार लाजवाब है और यहाँ पर कई तरह के अचार के डिब्बे भी लगे हैं। बहू, और भी ग्राहकों को जल्दी जल्दी पराठे थमा दे, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे अम्मा सुनिए, जरा आपसे एक काम था। हाँ बेटा, कहो, और पराठे चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस 2 ही पराठों में पेट भर गया। वैसे मुझे आपका अचार बहुत पसंद आया। क्या आप ये अचार किसी कंपनी को सेल करती हैं? नहीं बेटा, हम गांव के लोग बस गांव तक ही इसे पहुंचा पाते हैं, चाहे तो कोई जा ही नहीं पाता। अगर मैं आपको 200 से 400 अचार के डब्बों का कॉन्ट्रैक्ट दूं, तो क्या आप बना पाएंगी? इसके लिए मैं आपको ये 10,000 एडवांस पैसे भी दे रहा हूँ। अरे बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो? इतने पैसे तो आज तक मैंने एक साथ कभी देखे भी नहीं है। अरे अम्मा, सच कह रहा हूँ मैं। आपके ये अचार मैं पहले शहर लेकर जाऊंगा और अगर इसकी सेल अच्छी होती है तो मैं आपसे अचार के डब्बे खरीद कर शहर में बेचूंगा और आपको भी उचित दाम पर दूंगा। इतना कहने के बाद वो शहरी आदमी सुषमा को पैसे थमाकर चला जाता है। अब सुषमा और लक्ष्मी दिन रात मिलकर अचार के डब्बे तैयार करती हैं और 100 डब्बे हो जाने पर वो शहरी आदमी उन अचार के डब्बों को ले जाकर शहर में बेच भी देता है। ऐसे ही अगली बार वो 200 अचार के डब्बों का ऑर्डर देता है। जहाँ एक तरफ सुषमा और लक्ष्मी के पराठे की दुकान अच्छी चल पड़ी थी, वहीं अचार का धंधा भी तेजी से बढ़ने लगा था, जिस वजह से सुषमा और लक्ष्मी अपनी झोपड़ी को पक्का बनवा लेते हैं और खाने पीने की घर में दिक्कत भी खत्म हो जाती है। लेकिन अब बाकी था कमलेश का ठीक होना, और वो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। माँ, अगर मेरा हाथ पैर ना टूटे होते तो शायद आप दोनों का यह हुनर छुपा का छुपा रह जाता और मैं जिंदगी भर खेत में काम करके आप लोगों को रूखी सूखी रोटी खिलाता रहता। लेकिन आप दोनों ने तो कमाल कर दिया।
आपने झोपड़ी को महल बना दिया है। घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं रही, वो भी इतने कम समय में आप लोगों ने सब कुछ बदल के रख दिया। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तेरा पैर टूटना हमारी सफलता था। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हैं। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। अब से मैं भी आप लोगों की दुकान पर रहूंगा और आप लोगों के काम को संभालूंगा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर अचार और पराठे से अपनी सफलता को आगे बढ़ाती हैं। और तो और वो अचार बनाने और पैक करने के काम में गांव की कई औरतों को भी रोजगार देती हैं। ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बू टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।